हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने बहुत समय से आपके लिए वीडियो नहीं बनाया और कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि सर क्यों इतना दिन का गैप हो गया है। तो हम अपना जो बायो का लास्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में प्लांट टिश्यू का कंप्लीट डिस्कशन किया था और आज हम एनिमल टिश्यू का करेंगे। तो मैं एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू से उनसे पहले उनके बीच के जो डिफरेंस होते हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर हम कोई भी चीज़ को चार्ट बना के याद करें तो ईजिली याद हो जाता है। तो मैं ये लाया हूँ आपके लिए पहले एनिमल टिश्यू का चार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट आर एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में आपको बस टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू बताया और टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू भी जो अलग अलग टाइप के होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा और एपिथेलियल के बारे में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में, वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसका काम ही होता है एक तरह से लेयरिंग का। आप अपनी स्किन देख रहे हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और जैसा कि सब बच्चे बोलते हैं सर नोट्स प्रिपेयर करवा दिया कीजिए, तो मैं आपके एनसीईआरटी बुक के साथ ही आपके लिए लेके आता हूँ। द कवरिंग और प्रोटेक्शन टिश्यू इन दी एनिमल बॉडी इज एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, कवरिंग या प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है एपिथेलियल टिश्यू। तो अब ये एपिथेलियल टिश्यू होती है प्यारे बच्चों, वो एक टाइप की नहीं होती। एपिथेलियल टिश्यू भी 4 to 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है स्क्वामस, देन क्यूबॉइडल, देन कॉल्यूमुलर, देन सिलिएटेड एंड देन ग्लैंडुलर। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू ये 5 टाइप की हैं। ये इसलिए 5 टाइप के हैं क्योंकि इनके फंक्शन अलग अलग हैं। जैसे स्क्वामस को भी हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड स्टेरिएटेड। सिंपल यानी कि फ्लैट शीट लाइक का होता है, और ये हमारे जो फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है लंग्स, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल जो हमारे नर्व्स के अंदर होते हैं, उन सब की कवरिंग के लिए स्क्वामस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टेरिएटेड, जो बहुत सारे लेयर से बना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आप लोग बोलेंगे स्क्वामस, क्योंकि एक बस ये सिंगल लेयर की होती है। आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी लीवर है, वो जो टिश्यू से बनी है वो एपिथेलियल स्क्वामस से। और उसके बाद जो आपकी स्किन, ये हमारी जो स्किन है, ये स्किन हमारी स्टेरिएटेड स्क्वामस से बनी है, क्योंकि लेयर टू लेयर फॉर्म हुआ है, इसलिए हम लोग जिसमें लेयर टू लेयर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिएटेड यानी मल्टी लेयर। तो इसका एग्जांपल है आपकी एसोफागस यानी फूड पाइप, बुक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ये है इसके एग्जांपल। ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल। ये जो हमारा क्यूबॉइडल होता है, ये इसके शेप के कारण इसको नाम दिया गया है। इट इज़ लाइक क्यूबॉइड इन दी शेप एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसका नाम जैसे कि है क्यूबॉइडल, तो जैसा कि इसका नाम है क्योंकि इसके शेप के कारण मिला है, तो इसीलिए इसका यही नाम हुआ। और उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप लोग देख सकते हैं ये रहा क्यूबॉइडल। ये एक स्ट्रक्चर के टाइप, एक स्ट्रक्चर जैसा होता है। और ये जो आप ये ऊपर वाला पार्ट है इसको क्यूबॉइडल बोलते हैं, ये नीचे का है वो स्क्वामस है, वो एक बेस मेम्ब्रेन की तरह इसको सपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल्यूमुलर। ये हमारे इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी कुछ एब्जॉर्ब करना होता है या सिक्रीट करना होता है, कुछ निकालना होता है, कुछ भी करना होता है, उसके लिए कॉल्यूमुलर होता है। ये रहा हमारा कॉल्यूमुलर एपिथेलियल। ये आप इसी कॉल्यूमुलर एपिथेलियल को हम लोग सिलिएटेड बोलते हैं। सिलिएटेड का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले कॉल्यूमुलर का समझ लेते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये कॉलम टाइप के रहते हैं, इसलिए इनके शेप के कारण भी इन्हें कॉल्यूमुलर नाम दिया गया है। और ये क्या हेल्प करते हैं, कुछ सिक्रेट करने में या कुछ इनर लाइनिंग प्रोवाइड करने में। तो इससे हम याद कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इस जैसे स्टमक में आपके विली जो कि कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं या सिक्रेट करते हैं उसके लिए। और क्यूबॉइडल के एग्जांपल देख सकते हैं, किडनी, डक्ट्स, ट्यूब्स। अब सिलिएटेड क्या होता है, हेल्प इन मूवमेंट। अगर आपकी जो लंग्स तक जो हवा पहुंचती है ना,
उसके बीच में जो हवा के पहले, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी कॉल्यूमुलर, ये कॉलम जैसा है, इसके ऊपर ये जो लाइनिंग टाइप के है ना, ऊपर बाल टाइप के निकले हैं, इन्हीं को बोलते हैं सिलिएटेड। ये उन पार्टिकल्स को मूव करने में यानी आगे बढ़ने में हेल्प करता है, इसलिए इनको नाम दिया गया सिलिएटेड। और ग्लैंडुलर हेल्प इन सिक्रीशन। तो मैं प्यारे बच्चों बता दूं, इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको नाम दे देगा, जैसे बोल देगा लंग्स। लंग्स बताइए किस इपिथेलियल टिश्यू के अंदर आता है, तो आप बताएंगे लंग्स। अच्छा, लंग्स है, सांस लेने वाला है। अच्छा, एक सिंगल कवरिंग है, तो यानी स्क्वामस इपिथेलियल। उसके बाद आपसे पूछ देता है किडनी डक्ट्स, तो आप बोलेंगे किडनी डक्ट्स है यानी कि क्यूबॉइडल शेप में होगा, डक्ट है यानी क्यूबॉइडल शेप में ही होगा, तो डक्ट यानी क्यूबॉइडल शेप में। और डक्ट हमेशा प्रोवाइड करता है सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद आपसे पूछ देता है कि सिक्रेशन के लिए या सपोर्ट या एब्जॉर्प्शन के लिए, तो आप बोलेंगे अच्छा स्टमक है, तो इसका मतलब वो कॉल्यूमुलर में आ जाएगा। इसी तरह आप इसको याद कर सकते हैं और ये इजी है। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो इपिथेलियल टिश्यू, हमारी बुक का एंड हो चुका है। यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ लेके आया इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, दे आर अरेंज इन पैटर्न लेयर, द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और मैंने यहाँ पे एरो इसलिए किया है जैसे कि ये हमारा कॉल्यूमुलर एपिथेलियम है। अगर आपको कॉल्यूमुलर एपिथेलियम पढ़ना है तो आप सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, देखिए मैंने एरो किया है। उसके बाद अगर आपको क्यूबॉइडल पढ़ना है एपिथेलियल के बारे में तो आप लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने पहले ही कर दिया। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू आल्सो हैज सिलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल्स एंड दिस सिलिया कैन मूव। वो मूवमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। उसके बाद उसी तरह क्यूबॉइडल एपिथेलियल forms the inner lining of kidney tubes, ducts of salivary glands, etc. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and multicellular glands is formed. तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट था जो कि है एपिथेलियल। उसके बाद आता है मस्कुलर। तो अब मस्कुलर टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू में ज़्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में या तो आपसे स्क्वामस के बारे में पूछेंगे, या तो क्यूबॉइडल, या तो कॉल्यूमुलर। अगर आप ये 3 को ही पढ़ते हैं तो आपका बहुत है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में आपकी ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टेरिएटेड और स्केलेटन मसल, दूसरा अनस्टेरिएटेड और तीसरा कार्डियक मसल। मैं इसके जैसे ही आपको फंक्शन बताऊंगा या और एग्जांपल दूंगा तो उसके साथ आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका स्टेरिएटेड, फिर अनस्टेरिएटेड और स्मूथ मसल, और उसके बाद तीसरा आपका कार्डियक मसल। तो सबसे पहले इनके फंक्शन जानते हैं। इनको स्टेरिएटेड हम लोग क्यों बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स क्यों बोलते हैं? तो स्टेरिएटेड मसल वो मसल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, मोस्टली जो हमारे कंट्रोल में होते हों, जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हों, उन्हें हम लोग स्पेशली स्टेरिएटेड बोलते हैं। और स्केलेटन मसल इसलिए हम लोग इन्हें कहते हैं क्योंकि ये हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं। अब देखिए, मोस्टली मेक एक्सटर्नल कवरिंग एंड अटैच टू दी बोन, हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं। हैव स्टेरिएटेड, इन्हें स्टेरिएटेड क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे इनके पास न्यूक्लियस होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, इसलिए भी इन्हें स्टेरिएटेड कहा जाता है। और वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, आपको 2 टाइप्स बने। वॉलेंट्री मसल उसे कहते हैं जो आपकी कंट्रोल में हो। जैसे आपके, मान लीजिए मेरा बोन से मसल का जो स्टेरिएटेड मसल है वो जॉइन है। अब देखिए, मैं उस मसल को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैं बोन को भी मूव कर सकता हूँ, अपनी फिंगर को मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, ईजिली कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो मेरे उंगलियों के पास जो मसल्स हैं या फिर जो मेरे आर्म में प्रेजेंट है वो मेरे कंट्रोल में है, तो मैं उनका इस्तेमाल करके अपना मूवमेंट को शो कर सकता हूँ। तो जो मसल आपके कंट्रोल के अंदर हो उन्हें वॉलेंट्री मसल कहते हैं। और जो मसल आपके कंट्रोल से बाहर हो, जैसे आपका हार्ट, अगर आप चाहें तो अपने दिल को धड़कने से रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, जो मसल आपके अंडर कंट्रोल ना हो उन्हें इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का। दूसरा होता है अनस्टेरिएटेड एंड स्मूथ मसल। जैसा कि मैंने आपको स्टेरिएटेड बताया, जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं
और जो वॉलेंट्री मसल होते हैं यानी जो हमारा कंट्रोल में होते हैं उसका जस्ट अपोजिट, जिनके पास सिंगल न्यूक्लियस हो और जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्मूथ मसल, इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होते हैं और ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। मैं पहले आप लोगों को ऐसे समझा देता हूँ, फिर आपको नोट्स प्रिपेयर करवा दूंगा। प्रेजेंट इन दी इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। जो हमारे पेट के अंदर जो खाना आगे पीछे होता है ना प्यारे बच्चों, वो इन्हीं मसल्स के कंट्रोल से होता है। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, सीधा हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं या हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, जिससे हम इनके प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। इसलिए ये हमारे इंटरनल न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, दे आर नॉट अटैच टू द बोन, ये हमारे बोन से अटैच नहीं होते हैं। एंड प्रेजेंट इन वस्कुलर पार्ट, यानी कि जो पार्ट थोड़ा इंटेस्टाइनल पार्ट्स को, वैसे पार्ट्स को बोलते हैं वस्कुलर पार्ट्स। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख के रखा है आंतड़ी। और जैसा कि मैंने बताया ये इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। दे आर ये इनका ये जो आप लोग शेप देख सकते हैं, ये थोड़ा ऐसे स्पाइनल है, थोड़ा ऐसे स्पाइन टाइप का निकला है, चाकू की धार की तरह, इसलिए इनका शेप स्पाइनल है, इसलिए इनको हम लोग स्पाइनल मसल भी कहते हैं। जैसे पहला हमारे स्टेरिएटेड मसल्स हमारे बोन से अटैच्ड रहता है तो इसको हम लोग स्केलेटन मसल बोलते हैं। इसी तरह इसको अनस्टेरिएटेड मसल को हम लोग स्मूथ मसल भी बोलते हैं, क्योंकि इनका स्पाइनल शेप्ड रहते हैं और इन्हीं शेप्स के कारण इसको हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है, और हेल्प इन पैरासिटिक मूवमेंट एंड द पार्ट्स ऑफ द एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्सेशन। ये हमारे हो गए 2 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद आता है लास्ट कार्डियक मसल, कार्डियक मसल प्रेजेंट इन द हार्ट, मिक्सचर ऑफ बोथ मस्कुलर टिश्यू एंड स्टेरिएटेड। अब ये जो हम लोग ने पढ़ा स्टेरिएटेड मसल और अनस्टेरिएटेड मसल, अब ये इन दोनों का मिक्सअप होता है। लेकिन आप बोलेंगे सर स्टेरिएटेड वाला तो हमारे कंट्रोल में होता है और अनस्टेरिएटेड वाला तो नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा बच्चों, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मिक्सर है तो इसका प्रॉपर्टी भी शो करेगा, इसका प्रॉपर्टी भी शो करेगा। जैसे इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसकी, उसी तरह कार्डियक के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। इसी तरह हमारा जो दिल है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स, जो बोथ स्टेरिएटेड और अनस्टेरिएटेड के मिक्सचर हो। दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड और यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इट मेक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब देख सकते हैं हम लोग पहले लिखेंगे स्टेरिएटेड मसल्स के आपके एनसीईआरटी बुक से नोट्स। यहाँ से मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप when we so decide. Such muscles are called voluntary muscle, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया। These muscles are also called skeleton muscle as they have mostly attached to the bones and help in the body movement। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके अभी शो किया। These cells are tissue are long cylindrical unbranched and multinucleated, जैसा कि मैंने इनकी एक प्रॉपर्टी आपको बताई। उसके बाद आते हैं हमारी स्पाइनल मसल, स्मूथ मसल या अनस्टेरिएटेड मसल। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल एंड द इनवॉलेंट्री मूवमेंट जैसा कि मैंने बताया जो हमारे कंट्रोल में ना हो। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस, यानी आई बॉल। आप कभी भी देखना, आप अपनी आई बॉल को अपनी इच्छा से अंदर या बाहर नहीं कर सकते हो, वो अपने आप अंदर आती है या बाहर जाती है। इन द यूट्रस एंड इन द ब्रोकनीज ऑफ द लंग्स। ब्रोकनीज आप लोगों के फेफड़े के पास, आप लोगों को ये क्लास 1-2 में क्लास 5-6 में सिखाया गया कि आपके ऐसे लंग्स से ओएसोफागस आता है और वो ऐसे 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक इधर के लंग्स के लिए, एक इधर लंग्स के लिए। इसी ब्रोकनीज के मसल्स के हेल्प करने में एक तरह से वो लोग हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट मसल जो कि कार्डियक मसल, जो कि मल्टी या यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, जो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं। इसी तरह हमने अपने 2 टॉपिक एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू को कंप्लीट किया। अब आते हैं हम अपने 3rd टॉपिक जो कि है नर्वस टिश्यू।
नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू है। लेकिन अगर हम एक सेल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं टिश्यू इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल, तो एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये भी वन वर्ड क्वेश्चन में कई बार आता है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल और न्यूरॉन्स। ठीक है बच्चों। अब इनका फंक्शन क्या होता है नर्व टिश्यू का? जैसे मैंने बताया, आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के कंट्रोल में कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ तक मैसेज कौन ले जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, कौन बताएगा? तो उसका काम, मैसेज पहुँचाने का काम नर्वस टिश्यू का होता है। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग दिस स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेज। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इसमें अगर आपको प्यारे बच्चों बताऊं तो इसका ज़्यादातर फंक्शन नहीं पूछता है, इसका स्पेशली पूछता है इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब कीजिए और क्या क्या है उनका डायग्राम में उनको दिखाइए। जैसे कि यूजुअली है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? न्यूरॉन, सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। देखते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियस, जैसा कि हमने पढ़ा, अ लॉन्ग पार्ट, ये लॉन्ग पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं, और मैनी ब्रांच लाइक नेटवर्क्स दैट आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब आप पूछोगे सर ये मैसेज कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो जो ये हमारा, ये मान लीजिए मैंने इसको सेल बनाया, अब ये मान लीजिए मैंने एक नर्व सेल को बना दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने इसका ये एक्सॉन बना दिया। आप लोगों को भी इसका डायग्राम बनाने को आ सकता है, तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट में ये नर्व एंडिंग दिखाना मत भूलिएगा। अब ये मान लीजिएगा हमारा एक न्यूरॉन सेल हो गया। ठीक है, अब ये बहुत सारे जुड़े होंगे तब एक न्यूरॉन टिश्यू बना होगा जो मैसेज ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये कैसे जुड़ते, कैसे, ये आप नर्व एंडिंग देख सकते हैं। देखिए नर्व एंडिंग, अब ये जो नर्व एंडिंग होता है वो दूसरे नर्वस सेल के, अब मान लीजिए यहाँ दूसरा नर्वस सेल है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जो नर्वस सेल है, अब इससे ये जो इसका नर्व टिश्यू होगा, ये एक दूसरे नर्व टिश्यू के नर्व एंडिंग से इससे जुड़ा होगा। ये अगला नर्व एंडिंग होगा दूसरे नर्व टिश्यू का। ऐसे देखिए, एक दूसरा नर्व टिश्यू होगा, उसका ये एक्सॉन होगा, उसका ऐसे यहाँ पे सेंटर होगा, न्यूक्लियस होगा, ये दूसरे नर्व टिश्यू से ऐसे जुड़ा होगा, ये दूसरे नर्व टिश्यू के ऐसे जुड़ा होगा। यानी कि जो दूसरा नर्व टिश्यू का नर्व एंडिंग होगा, इसका नर्व एंडिंग दूसरे नर्व टिश्यू के डेंड्राइट से जुड़ा होगा, ये नर्व एंडिंग इस डेंड्राइट से जुड़ा होगा, फिर इसका नर्व एंडिंग दूसरे डेंड्राइट से, ऐसे ये लोग मैसेज ट्रांसपोर्ट करते हैं। बस इनका इतना ही फंक्शन है। अब लास्ट टॉपिक बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि थोड़ा लॉन्ग तो है लेकिन ये भी इजी है अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे और मेरे नोट्स को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू समझने से पहले हमें समझना पड़ता है मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स में बी अ जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट इन द differ in the concordance with the function of the particular connective tissue। इसके फंक्शन दूसरे होते हैं, लेकिन ये जेली फ्लूइड एक तरह से आपको बता दूं किसी चीज़ को जोड़ने में मदद करता है या थोड़ा स्ट्रेच वे में रखने में मदद करता है। तो ये टाइप्स ऑफ होते हैं। अब देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू भी आप फोर टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स तो होता है लेकिन एक लूजली बहुत लेस अमाउंट में होता है, तो वहाँ के जो सामान होते हैं वो दूर दूर होते हैं। उसके बाद होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स बहुत होता है, उसके सारे सामान को वो जोड़ के रखते हैं। उसके बाद स्केलेटन एंड वास्कुलर, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं एरियल एंड एडिपोज, मैं इनको समझाऊंगा क्या होते हैं। लिगामेंट एंड टेंडन, बोन्स एंड कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। आप बोलोगे सर बोन्स भी एक तरह का टिश्यू होता है? तो मैं बोलूँगा हाँ बच्चों, क्योंकि वो कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्कुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है ब्लड एंड लिम्फ। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं इसी के साथ साथ आपको अंडरलाइन भी कराते चलूँगा। देखिए
Blood has a fluid matrix called plasma, in which red blood cell, white blood cell, and platelets are suspended. The plasma contain protein and slats and hormones. अब इसके पास जो ब्लड होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लड है, ठीक है। उसके अंदर के इसके पास जो मैट्रिक्स होता है, मैंने बताया आपको, मैट्रिक्स उसके टाइप्स के हिसाब से चेंज होते रहता है। अभी पीछे हम लोग ने पढ़ा नोट्स में। तो जो ब्लड के पास उसका मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, इसलिए आपको, तो ये प्लाज्मा होता है, ठीक है बच्चों। इसलिए आपको कई बार मैं आपको बोलता हूँ प्लाज्मा, ब्लड वेसल प्लाज्मा से बना होता है। तो अब ये प्लाज्मा किससे बना होता है? प्लाज्मा जो होता है वो हमारे हार्मोन्स और नमक यानी सॉल्ट से बना होता है, ठीक है बच्चों, जो हेल्प करता है ब्लड के बनने में। उसके बाद आएंगे हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है बोन। स्केलेटन में बोन्स एंड कार्टिलेज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बना के रखा है। इसमें देखिए आप लोगों को मैट्रिक्स ये दिखेगा, ये मैट्रिक्स हेल्प करता है दूसरे चीज़ों को एक साथ जोड़ने में। और इसके बाद ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, जो आप अगर मन चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं बस, क्योंकि ये हमारे लेवल के लिए नहीं, वो क्लास 11th के लिए है, ठीक है बच्चों। अब अगला टाइप का आता है हमारा स्केलेटन में स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है बोन्स एंड कार्टिलेज। अब मैंने बोला बोन्स तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, तो सर पूछोगे उसका मैट्रिक्स क्या होता है? कहीं पे भी कनेक्टिव टिश्यू दिया हो तो आपको उसका मैट्रिक्स याद करना ही पड़ेगा। जैसे ब्लड का था प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या क्या से बना था? सॉल्ट एंड हार्मोन। अब बोन क्या होता है? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आपको कई बार बोलते हैं धूप में बैठने से आपको कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा कि नहीं? बोलते हैं हार्ड मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग हार्ड मैट्रिक्स ही नाम दे दिए हैं, ठीक है। कैल्शियम मिलेगा तो आपको याद हो जाएगा कि इसका बोन का जो मैट्रिक्स है वो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है। इस तरह से बोन बना, हम लोग का बोन टिश्यू बना। उसके बाद आता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? आप कई बार देखते होंगे आपका जो नोज़ होता है, आपके नोज़ के यहाँ की हड्डी या फिर आपके कान की हड्डी मुड़ जाती है। तो जो हड्डी आपकी मुड़ जाती है, ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, ये आप देख सकते हैं आपके कान की हड्डी ऐसे मुड़ सकती है। यहाँ पे ये जो बोन रहता है ये आपका फ्लेक्सिबल होता है। ये बोन इसलिए फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज से बने होते हैं। जो इसी तरह आपके जो भी बोन्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे आपकी नोज़ की बोन्स को अगर आप ऊपर से, आपकी ऐसी नोज़ है, अगर आपकी ये नोज़ है, अगर इसको आप यहाँ से हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मूवमेंट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो भी कार्टिलेज से बनी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। ईयर, नोज़ बोन्स, इसीलिए हम इनको फ्लेक्सिबल बोन्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं लिगामेंट एंड टेंडन। अब बोलेंगे सर लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट बहुत ही ईजी बच्चों है, जो भी दो बोन्स को कनेक्ट करने में, ये मेरा फिंगर है, ये मेरा फिंगर इस पार्ट को इस पार्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स लगा होगा, ये मैट्रिक्स लगा होगा, उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। और लिगामेंट बता दूं तो बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है, इसलिए आप अपने फिंगर को भी मूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये भी। उसके बाद हमारा आता है सेकंड टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है टेंडन्स। अब ये टेंडन्स क्या करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो हमारा होता है स्टेरिएटेड मसल्स, जो कि हमारा बोन से मसल कनेक्ट होते हैं। अब ये बोन से मसल कैसे कनेक्ट होंगे? उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, नाम से ये कनेक्ट करता है, तो ये हमारे बोन्स को और मसल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपको बता रहा था बोन्स के लिए अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। इनके जो मैट्रिक्स होते हैं उनके बहुत स्पेस होता है, ये लूज कनेक्टिव होते हैं। सो देयर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर एंड कार्टिलेज स्मूथ बोन सरफेस टू जॉइन एंड इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट द नोज, ईयर एंड ट्रैकिया एंड द लेरिंग्स। इसलिए ये हमारे नोज़ में होते हैं, ईयर में होते हैं, और ये बहुत ही स्मूथ होते हैं। और इनके जो रिक्वायरमेंट होती है, ये किस किस से बने, इनके मैट्रिक्स किस किस के हैं? प्रोटीन एंड शुगर से बने इनके मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, जो कि है एरियोलर और एडिपोस लूज कनेक्टिव टिश्यू।
अब ये एरियोलर और एडिपोज क्या होते हैं? एरियोलर बच्चों इसके नाम से ही समझ आ रहा है कुछ एयर। Areolar connective tissue is found between the skin and the muscle, around the blood vessel, nerves and the bone. If the space inside the organ support internal organ and help it in repair. अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कई बार चोट लग जाता है, मान लीजिए कई बार उंगली आपकी मुड़ जाती है ऐसे, तो वहाँ पे आपको फूल जाता है। वो फूलता क्यों है? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो वहाँ पे जाके उस एरिया को फुला देता है, जिससे वहाँ पे कोई और मतलब कि दूसरा सेल डैमेज ना हो और आपके बॉडी में कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। इसलिए वो एरियोलर टिश्यू वहाँ पे जाके उसको फुला देता है, उस एरिया को ही वो बड़ा कर देता है। जैसे आपका वो एरिया को ही, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको कई बार चोट लगने के बाद वहाँ पे फूल जाता है, वो एरिया में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है, जो कि जब तक इसलिए फूला रहता है जब तक आपको वहाँ को रिपेयरिंग ना हो, न्यू सेल से वहाँ पर रिप्लेसमेंट ना हो। जब आपका न्यू सेल से वहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाता है तब एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू वहाँ से अपने आप टाइम टू टाइम में हट जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडिपोज। एडिपोज टिश्यू हमारा बना होता है फैट से, फैट स्टोरिंग है। टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। और जैसे कि मैंने बताया, पहला वाला जो एरियोलर टिश्यू वहाँ पे गैप क्रिएट करता है, और ये हमारा जो फैट टिश्यू यानी कि एडिपोज है, ये एडिपोज आपके जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्किन में दिया है एडिपोज, यहाँ पे फैट एट ड्रॉपलेट्स, ये फैट है या, और ये फैट्स आपके एक इंसुलेटर टाइप के हैं, एक गर्मी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे चोट लग गया उंगली में, ये एरियोलर टिश्यू आके इसको फुला देता है, तो उसके बाद उस वहाँ के सेल को रिप्लेस करने में और उसके उतने टाइम में वहाँ के सेल्स को थोड़ा मीन्स बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये एडिपोज टिश्यू वहाँ पे एक इंसुलेटर के टाइप का हेल्प करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको पूरा आज का एनिमल टिश्यू जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है और समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।